हुई दिल्ली में 25 लोकसभा सीटों पर जो कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं उनमें कुछ चुनाव हारे हुए लोग भी हैं, शकुंतला रावत, राजकुमार शर्मा, कुछ चुनाव जीते हुए लोग भी हैं, हारे हुए में प्रमोद जैन भाया भी हैं। इनको पर्यवेक्षक बनाया गया, कोऑर्डिनेटर बनाया गया, अपने अपने पर्यवेक्षक क्षमा करें कोऑर्डिनेटर ही हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में या किसी किसी लोकसभा क्षेत्र में। और उसमें महेंद्र चौधरी हैं, अभिषेक चौधरी हैं, प्रशांत बैरवा हैं, सुदर्शन सिंह रावत हैं जो चुनाव हार गए वो लोग भी हैं, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे लोग भी हैं जो चुनाव जीते हैं। उनके इलाकों में क्या कोऑर्डिनेशन उन्हें करना है, किस तरह लोगों को जोड़ना है, क्या रिपोर्ट बनानी है, क्या तैयारी करनी है, इस पर आज AICC में दिल्ली में इनकी बैठक हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे उस बैठक में। और वहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई इस बात की कि इनकी वर्किंग क्या होगी, इन्हें क्या काम सौंपा गया है, क्या करके बताना है। 25 लोकसभा सीटों पर ये 25 लोग क्या कोऑर्डिनेशन करेंगे और क्या आला कमान के साथ जुड़कर वो तैयारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इस पर चर्चा हुई। ये बहुत प्राइमरीली बैठक थी, इसको उस तरह नहीं लिया सकता जैसे बीजेपी की बैठक ली गई है। बीजेपी की बैठक वास्तव में गहन चिंतन की बैठक थी। कांग्रेस की बैठक में एक आरंभिक तौर पर एक दूसरे के साथ विचार साझा करने की और कैसे आगे बढ़ें इस पर चर्चा की बात थी। चलिए अब एक GDA की कार्रवाई की चर्चा करते हैं। आज GDA के प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर में लगभग बहुत ही अच्छी सेंटर पॉइंट तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग बड़ी महत्वपूर्ण इलाके में, महत्वपूर्ण जगह पर P2 बाईपास के पास एक 3 मंजिला इमारत को धराशायी कर दिया। ये इमारत कहते हैं कि जो बाईपास का ट्रैफिक निकलने के लिए जो बन रहा है उसके रास्ते में आ रही थी और इसलिए उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया गया। ये महावीर रबड़ी भंडार वालों की इमारत बताई जा रही है और उनकी इस इमारत को आज GDA के प्रवर्तन दस्ते ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये देखिए किस तरह इमारत को ढहा दिया गया। ये भजनलाल सरकार आने के बाद पहली ऐसी इस तरह की कार्रवाई है। एक जरूर अपराधी के यहाँ हुई थी, वो अलग विषय था, ये अलग विषय है। और ये ट्रैफिक बाईपास के लिए रास्ते में आने वाली इमारत को ढहा दिया गया। इमारत भी अच्छे खासी बनी हुई और अच्छे खासे बिजनेस हाउस की इमारत थी। अब इस पर यह कि क्या ये क्रम जारी रहेगा और जयपुर में बहुत सारे निर्माण ऐसे हैं जो रास्ते में आ रहे हैं, जहां सुविधा क्षेत्र में बने हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के बने हुए हैं। क्या इस तरह की कार्रवाई सब पर होगी? क्या भजनलाल सरकार का ये संदेश है? इसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अगर ये संदेश है तो जयपुर में बहुत सारे लोगों की चिंता बढ़ने वाली है, बड़े बड़े लोगों की चिंता बढ़ने वाली है। अब मैं कांग्रेस पर आना चाहता हूं एक बार फिर। नतीजे चुनाव के आए 40 दिन हो गए। आज 3 दिसंबर को नतीजा आया था, आज 12 जनवरी है। 40 दिन में भी कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की। ये ठीक है, भाजपा ने देर से मुख्यमंत्री चुना, देर से मंत्री चुने, फिर देर से विभाग दिए, पर कांग्रेस अपनी तरफ देखे। नेता प्रतिपक्ष सदन शुरू होने वाला है सत्र 19 तारीख से, 19 जनवरी से। और कौन होगा नेता प्रतिपक्ष ये अब तक तय नहीं कर पाई है कांग्रेस। ऐसे तो बहुत वरिष्ठ हैं, ये शांति धारीवाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में कई बार। और लेकिन वो जो 25 सितंबर का धागा उन पर टैग लगा हुआ है, उनके सारे अनुभव और वक्तत्व शैली और फ्लोर मैनेजमेंट और सब चीज़ों के बावजूद उन पर कोई हाथ रखा जाएगा ऐसा मुश्किल लगता है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ST के हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके से, वागड़ से आते हैं। उनकी संभावना इसलिए है कि कांग्रेस ने जो भी रणनीति आगे बनेगी चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेके, उसमें ST वोटों का बहुत महत्व मानती है कांग्रेस अपने लिए।
और कोई कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य सचेतक एससी से बनाया है, इसलिए कांग्रेस कोशिश कर सकती है कि एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का नेता प्रतिपक्ष चुने। और महेंद्र सिंह मालवीय वरिष्ठ हैं और मंत्री रहे हैं, कई बार चुनकर आए हैं, उनका नंबर लग सकता है। परंतु एक चर्चा ये भी है कि राजेंद्र पारीक को बनाया जाए, वो भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, शायद 6-7 बार के विधायक हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी बाधा यह है कि अगर वो बनते हैं तो वो भी सीकर जिले से, पड़ोस की सीट से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा आते हैं, तो एक जिले से प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाए और उसी जिले से नेता प्रतिपक्ष भी बन जाए। हालांकि ब्राह्मण के समक्ष ब्राह्मण मुख्यमंत्री के समक्ष ब्राह्मण नेता प्रतिपक्ष, ये सोच हो सकती है, पर गोविंद सिंह डोटासरा या तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नया लाया जाएगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा अपरिहार्य हैं इस वक्त कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की राजनीति के लिहाज से। अगर उन्हें विधायक चुनकर आए पर लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है सीकर से, तो बात अलग है। तो ये 3-4 नाम हैं। इनके साथ ही साथ नरेंद्र बुढ़ानिया का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन वो गोविंद सिंह डोटासरा और नरेंद्र बुढ़ानिया में से एक आदमी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में हो सकता है, दोनों जाट नहीं हो सकते। हालांकि भाजपा में दोनों ब्राह्मण हैं, मुख्यमंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष भी, वो अलग बात है। वहाँ वोट, भाजपा का वोटर जाति के आधार पर वोट करेगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। वो या तो मोदी के नाम पर वोट करेगा या लोकसभा चुनाव का वोट राम के नाम पर, राम मंदिर की स्थापना के नाम पर होगा। ऐसा भाजपा का सोच भी है। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते मेरा मानना भी है कि 2 प्रमुख मुद्दे होंगे और अनुच्छेद 370 का भी जिक्र हो सकता है थोड़ा बहुत, या समान नागरिक संहिता लाने का विषय लक्ष्य सामने रखकर चुनाव लड़े। लेकिन राम मंदिर की जो भावनाओं का ज्वार उमड़ेगा और मोदी है तो मुमकिन है भाजपा इसी के सहारे चुनाव की वैतरणी को पार करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस को 25 सीटों पर एक तो अव्वल तो प्रत्याशी ढूंढने पड़ेंगे जो कि चुनौती दे सके भाजपा के इस आवेग को, इस लहर को, और दूसरे कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में गुर्जर, मीणा, जाट, एसटी, वागड़ के एसटी, इधर के ईस्टर्न राजस्थान के मीणा, ये सारे कॉम्बिनेशन में ही उलझेगी कांग्रेस। इसी में से अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे वोट मिले ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ मैं। वोट तो या तो किसी राजनीतिक विचारधारा या दृष्टिकोण से मिलेंगे, या जाति के आधार पर, प्रत्याशी की जाति के आधार पर मिलेंगे, या कौन सी जाति कांग्रेस के समर्थन में उतर आती है, या मुस्लिम वोट हैं या कि जाट वोट हैं, गुर्जर वोट जो भाजपा की तरफ चला गया था, या लोकसभा चुनाव में वापस कांग्रेस के पास लौट के आएगा, मीणा वोट जो किरोड़लाल मीणा के साथ था बीजेपी में, अब किरोड़लाल मीणा को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें क्या वो फिर वापस कांग्रेस साथ आ जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं। इन समीकरणों के बीच कांग्रेस अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए 25 सीटों पर टक्कर देने लायक उम्मीदवार खड़े करना सबसे पहले, जीतने की बात मैं अभी नहीं कर रहा, वो तो सब समीकरण बनेंगे तब बात करेंगे। भाजपा के इस मोदीमय माहौल और राममय माहौल को टक्कर देने वाले लायक प्रत्याशी ढूंढकर खड़े करना एक चुनौती होगा कांग्रेस के लिए। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस इस चुनौती से कैसे रूबरू होती है, कैसे सामना करती है, कैसे अपने लिए रास्ता बनाती है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।